लखनऊ के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में महिला डॉक्टर के यौन शोषण और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन पर 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन इससे पहले इस मामले को लेकर केजीएमयू में जमकर बवाल हुआ। हंगामा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने केजीएमयू पहुंच गई और उनके वहां पहुंचने के बाद उनके साथ आए लोगों ने डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक उर्फ रमीज मलिक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये वही डॉक्टर रमीज हैं जिन पर केजीएमयू की एक महिला डॉक्टर ने यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाए हैं। बवाल तब शुरू हुआ जब अपर्णा यादव के पहुंचने पर भी केजीएमयू की वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद का चेंबर बंद मिला। इस पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहां जय श्री राम के नारे लगाए गए। नारेबाजी और हंगामे की वजह से केजीएमयू में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही और इस दौरान पुलिस लोगों को शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। हंगामा और नारेबाजी के बाद भी केजीएमयू की वाइस चांसलर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद का चेंबर नहीं खुला और उसकी वजह से अपर्णा यादव कुछ देर तक चेंबर के बाहर ही खड़ी रहीं। उन्होंने हंगामा और नारे लगा रहे लोगों को समझाने की कोशिश भी की। हालांकि कुछ देर बाद वाइस चांसलर का चेंबर खुल गया। इसके बाद अपर्णा यादव ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजीएमयू प्रशासन पर सवाल उठाए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया और ये है, आप आइए सामने आइए। और तो और अपर्णा यादव ने इस पूरे मामले में केजीएमयू प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए और मीडिया के सामने आरोपी डॉक्टर रमीज से जुड़ी कई बातें रखी और केजीएमयू में महिला डॉक्टर के यौन शोषण और उन पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालने का मामला तब सामने आया था जब 17 दिसंबर को पीड़ित ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और उसके बाद उन्हें गंभीर हालत में केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हालांकि किसी तरह उनकी जान बच गई थी। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया था कि केजीएमयू के ही रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक ने उनकी बेटी को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर शादी करने के लिए उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया था, जबकि डॉक्टर रमीज पहले से शादीशुदा हैं। दावा किया गया कि डॉक्टर रमीज ने पिछले साल फरवरी में हिंदू समुदाय की एक लड़की का धर्मांतरण कराया था, फिर उससे शादी कर ली थी। इसके बाद पीड़ित ने केजीएमयू प्रशासन से डॉक्टर रमीज की शिकायत की थी। शिकायत पर केजीएमयू प्रशासन ने आरोपों की जांच के लिए विशाखा कमेटी बना दी थी। उसी दौरान महिला डॉक्टर के पिता ने महिला आयोग से और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर मामले की शिकायत की थी। उसके बाद 22 दिसंबर को यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया था। 2 दिन बाद 24 दिसंबर को विशाखा कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर केजीएमयू प्रशासन ने डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया था। उसके कैंपस में आने पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि अपर्णा यादव ने दावा किया कि मामले में एक्शन नहीं होने पर पीड़ित ने महिला आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई थी। क्या वो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी प्रॉक्टर से? यहाँ पे उन्होंने पहली बार जरूर कंप्लेन करी थी और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिला आयोग में शिकायत करने पर पीड़ित डॉक्टर को केजीएमयू प्रशासन की तरफ से धमकाया गया था और राज्य महिला आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि पीड़ित ने अपनी शिकायत में डॉक्टर रमीज पर यौन शोषण, मारपीट, शादीशुदा होने की बात छिपाने और जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपर्णा यादव ने केजीएमयू के प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमीज के भागने के बाद ये दोनों कई दिन तक उनके संपर्क में थे। जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। अपर्णा यादव ने दावा किया कि पीड़ित डॉक्टर ने अपनी शिकायत में जबरन धर्म बदलवाने की कोशिश का भी आरोप लगाया था। हालांकि केजीएमयू की विशाखा कमेटी ने इस बात से इनकार कर दिया। उसमें जो मेन एलिगेशन विक्टिम ने लगाई थी वो था इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट की। वहां पर कोई कन्वर्जन या किसी और ऐसी चीज की कोई एलिगेशन नहीं थी।
विशाखा कमेटी ने इस बात का भी दावा किया कि शुरुआती रिपोर्ट में डॉक्टर रमीज मानसिक प्रताड़ना और यौन शोषण के दोषी पाए गए थे। उसके बाद डॉक्टर रमीज के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। जांच होने तक उनके कैंपस में आने पर भी रोक लगा दी गई थी। कमेटी की तरफ से जानकारी दी गई कि 23 दिसंबर को पीड़ित ने रमीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद से रमीज फरार हो गए थे। बाद में विशाखा कमेटी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। जांच में पता चला कि पीड़ित और डॉक्टर रमीज काफी वक्त से रिश्ते में थे और पिछले साल जुलाई महीने से दोनों लखनऊ के एक इलाके में साथ रह रहे थे। लेकिन दोनों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब महिला डॉक्टर को यह बात पता चली कि डॉक्टर रमीज पहले से शादीशुदा। वो उसको फॉल्स प्रॉमिसेस देता था, मिसलीड करता था कि मेरी शादी नहीं हुई और मैं तुझसे शादी करूँगी। एंड अगर वो नहीं मानती थी तो फिर उसको फिजिकली एंड मेंटली हैरेस कर रहा था। तो आरोप यह भी है कि डॉक्टर रमीज सोशल मीडिया पर महिला डॉक्टर के वीडियो और तस्वीरें लीक करने का डर दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे और उसी वजह से परेशान होकर उस महिला डॉक्टर ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि डॉक्टर रमीज उत्तराखंड के खटीमा के रहने वाले हैं और इसी वजह से लखनऊ में उनके घर से लेकर उत्तराखंड में भी उनकी तलाश शुरू कर दी गई। यहां तक कि डॉक्टर रमीज पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। पुलिस ने लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में उनके घर पर कुर्की का नोटिस भी चिपकाया। 2 दिन पहले राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने दावा किया कि डॉक्टर रमीज हिंदू समुदाय की 17 लड़कियों के संपर्क में थे। उस लड़के के टच में 17 लड़कियां और थीं जो कि हिंदू थी। उसका जब कॉल रिकॉर्ड ट्रेस कराया गया तो 17 और जो है हिंदू लड़कियों को उसने टारगेट पे रखा है। एक शादी उसने पहले एक हिंदू लड़की से कर रखी थी जिसको उसका जबरन धर्मांतरण कराया। हालांकि केस दर्ज होने के 23 दिन बाद पुलिस ने डॉक्टर रमीज मलिक को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस आरोपी डॉक्टर के पिता को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं विशाखा कमेटी की रिपोर्ट पर केजीएमयू प्रशासन ने डॉक्टर रमीज के दाखिले को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने 15 दिन से फरार चल रहे हत्या के 3 आरोपियों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने 2 युवकों को गोली मारने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 15 दिन पहले कार से ठोकर लगने के बाद आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार सवार 2 युवकों की पिटाई की थी और फिर गोली मारकर भाग गए थे। वादी के द्वारा हल्ला मचाने पर गांव के जब लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, इन्होंने भागने के क्रम में रामू को गोली मार दी थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आरोप लगा कि एक महिला को प्रेम विवाह करने की वजह से उनके परिवार के लोगों ने ही फिल्मी स्टाइल में अगवा कर लिया। इसके बाद महिला के पति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पुलिस से अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक महिला को उसके पति ने बीच सड़क पर पीट दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा व्यक्ति के अवैध संबंध को लेकर हुआ था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की के अपहरण और उसकी मां की हत्या होने के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान की पुलिस से झड़प हो गई। बवाल तब हुआ जब वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और इसके बाद पुलिस और अतुल प्रधान आमने सामने आ गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान के समर्थक भी पुलिस से भिड़ गए। उनके और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। इसके विरोध में अतुल प्रधान अपने समर्थकों के साथ कपसाड़ गांव के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई। उन्होंने अगवा हुई लड़की के पिता और भाई से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता दी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवार के घर पहुंच गई। उन्होंने वहां जमकर हंगामा कर दिया, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए और इसी का विरोध जताते हुए उन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के ऊपर चूड़ियां फेंक दी। चूड़ी पहने प्रशासन, चूड़ी पहन लो, ये रही चूड़ियां पहनो, सबके सब यहाँ से पहनो। इस दौरान वो जोर जोर से पुलिस पर चिल्लाती नजर आई। शासन प्रशासन भी चूड़ियां पहन ले वहाँ बैठ के, शर्म आनी चाहिए इन सबको। उनके मुताबिक प्रशासन ने भरोसा दिया था कि 24 घंटे में अगवा हुई लड़की को ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 घंटे से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन न तो वो लड़की मिली और न ही एक भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई और इसीलिए उन्होंने पुलिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इससे पहले जब उस लड़की के परिवार वाले पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे थे, तब भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एडीएम को धमकी दे दी। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे।
और तभी उन्होंने वीडियो कॉल पर वहां खड़े एडीएम को धमकाना शुरू कर दिया। बरसातों के लोग सुन लो, जोरा मारेंगे चलेगी अगर गुंडा ये खड़े हुए हैं, एडीएम साहब खड़े हुए हैं, बता देना एडीएम साहब को, ये रे गुंडागर्दी चलेगी। उस लड़की के परिवार के धरने के वक्त चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वो लड़की को जल्द से जल्द ढूंढने और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद वीडियो कॉल के जरिए उस लड़की के परिवार वालों से बातचीत करते रहे। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने कपसाड़ गांव में आने और जिला मुख्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी थी और उनकी चेतावनी को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ये सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लड़कों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक लड़की का अपहरण कर लिया और विरोध करने पर लड़की की मां की हत्या कर दी। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब उस लड़की के पड़ोसियों ने दावा किया कि उस लड़की ने अपने अपहरण की साजिश खुद रची थी। पड़ोसियों के मुताबिक दलित समुदाय की उस लड़की और अपहरण करने वाले राजपूत समुदाय के उस लड़के के बीच लंबे वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ वक्त पहले उस लड़की की शादी तय हो गई थी। इस बात से दोनों परेशान थे। दावा किया गया कि इसी वजह से उस लड़की ने अपने अपहरण की पूरी प्लानिंग की थी। जबकि उस लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि लड़के ने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी। इसके बाद लड़की की मां ने आरोपियों का विरोध किया था। आरोप है कि उसी दौरान उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी और इसीलिए इस घटना के बाद उस गांव में बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर धरना दे दिया। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उस लड़की को घर लाया जाए। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब ऐसा नहीं हुआ तो गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। विरोध कर रहे लोगों ने चेतावनी दे दी कि जब तक अगवा हुई लड़की नहीं मिलती वो उसकी मां का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में प्रशासन के समझाने और आर्थिक मदद मिलने का आश्वासन मिलने के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की की तलाश भी तेज कर दी। पुलिस की 10 टीमें उस लड़की को ढूंढने में जुट गई। लेकिन इस बीच उस लड़की के पड़ोसियों ने दावा किया कि वो लड़की अगवाई नहीं हुई बल्कि खुद उन लड़कों के साथ चली गई। उन पड़ोसियों के मुताबिक वो लड़की और आरोपी लड़का कुछ वक्त पहले एक साथ पकड़े गए थे। इसके बाद गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत हुई थी तो उसमें इन्हें जो पैसे दिए गए थे ताकि मामला शांत हो जाए और ये अपनी लड़की की शादी वगैरह कुछ करवा दें उन पैसों से। तो इन्होंने अब तक शादी भी नहीं करवाई थी, अब फिर ये केस हो गया। पड़ोसियों के मुताबिक वो लड़की बालिग है जबकि वो लड़का नाबालिग है और दावा किया गया कि वो लड़की ही उस लड़के को अपने साथ भगा कर ले गई। लेकिन लड़की के परिवार वालों ने उसके नाबालिग होने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी लड़कों ने पहले छेड़खानी की फिर उस लड़की की मां की हत्या कर दी। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक उस लड़की ने खुद ही अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी। लड़की ने फोन करा उस लड़के को जब लड़का गया वहाँ। लड़की का ये नहीं था कि मतलब लड़के का कि हम उसे मार देंगे लड़की की माँ को, ऐसा कुछ नहीं था। वो लड़की ने खुद मारा है उस लड़की की माँ को। हालांकि उस लड़की के पिता ने और लड़की को उठा कर ले गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के के परिवार वालों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ कर आरोपी और उस लड़की का पता लगाने में जुट गए। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आवारा कुत्ते के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक आवारा कुत्ते ने एक बच्ची पर खौफनाक तरीके से हमला कर दिया। बच्ची अपनी मां के साथ सड़क से गुजर रही थी, तभी उस कुत्ते ने उस पर झपट्टा मारा और वो घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दुकान पर सामान लेने के दौरान मनोज मित्तल नाम के डॉक्टर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने दावा किया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उत्तर प्रदेश के एटा में कुछ बच्चों के खेलने के झगड़े में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर डंडे बरसा दिए और मारपीट के दौरान गाली गलौज भी हुई। उधर दिल्ली के कोंडली इलाके में एक पार्क में बैठे बच्चों को एक पार्षद ने जमकर डांट लगाई और हंगामा हो गया। वहां मुनेश डेढ़ा नाम की वो बीजेपी पार्षद अचानक पार्क में निरीक्षण करने पहुंचे। तभी उन्होंने पार्क में मौजूद कुछ बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। यहाँ क्या कर रही हो? तो आग तापने के लिए घर नहीं है? हाँ? उम्र क्या है? इधर आओ भाई, तुम दोनों इधर आओ। उम्र क्या है तुम लोगों की? 15।
पार्षद ने बच्चों के पार्क में बैठने पर उन्हें डांटना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए। जबकि पार्षद के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग देर रात तक उस पार्क में बैठते हैं, जिसके बाद कुछ लोगों के साथ वो खुद ही पार्क का जायजा लेने पहुंच गई थी। इस दौरान उन्होंने बच्चों को डांट लगा दी। उन्होंने वहां मौजूद लड़के लड़कियों से कई तरह के सवाल पूछे। ये कौन है? ये तो उधर ही रहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, आप ताप रहे हैं तो। फोन नंबर बताओ। अभी तू भी आ। चलाते। इस दौरान पार्षद ने लड़के लड़कियों के साथ में बैठने पर आपत्ति जताई। हालांकि उन बच्चों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ आग सेकने के लिए साथ वहां बैठे थे।